सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग रस के बारे में, रस के प्रकार में हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कक्षा 10 में जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें केवल 2 रस ही रखे गए हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। ठीक है बच्चों, तो हास्य रस के विषय में हमने पिछली वीडियो में बताया था, आज हम करुण रस के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, करुण रस। करुण रस, देखिए करुण रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम रस के अंगों के माध्यम से परिभाषा को निर्मित करते हैं, वो तरीका आप लोग जान गए होंगे। तो इसकी भी परिभाषा बनाने में हमें तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से, देखिए रस की निष्पत्ति कहाँ होगी। सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है कि वो जीव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे सजीव होना चाहिए, उसके अंदर प्राण तो होने चाहिए, हृदय होना चाहिए, मन होना चाहिए, तभी तो वो रस की अनुभूति कर सकेगा। तो सबसे पहले हमको सहृदय होना चाहिए, उसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में कह सकते हैं सहृदय, मतलब हृदय सहित। बात समझ में आ रही है? तो सहृदय के हृदय में जब कोई अस्थाई भाव, मान लीजिए हम करुण रस की बात कर रहे हैं, करुण रस के अस्थाई भाव हमने बताया शोक होता है, तो शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो वहां किस रस की निष्पत्ति होगी बताइए? वहां पर करुण रस की निष्पत्ति हो जाएगी। इसी को हम लिपिबद्ध कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सहृदय। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो किस रस की निष्पत्ति होती है बच्चों? करुण रस की। किस रस की? करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कोई भी रस हो उससे हमको नहीं मतलब है। आपका ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है, एक सांचा जिसको कहते हैं। जब हम एक सांचा तैयार कर लेते हैं तो उसमें केवल डिजाइन अंदर भरना रहता है, बाकी उस सांचे में फिट करते चले जाते हैं और चीजें जो है निर्मित होती चली जाती। तो ये हमने सांचा एक तैयार कर दिया है। इसमें केवल चेंज आपको क्या करना है, सहृदय के हृदय में जब ये स्थायी भाव जो है, ठीक है, ये केवल जो अंडरलाइन है केवल इसको हमको चेंज करना है, बदलना है। और यहाँ पर आपका इसी स्थायी भाव के अनुसार रस का नाम भी बदल देंगे। ठीक है, रस का नाम भी बदल देंगे। बाकी आप चाहे जिस पर रखें ये ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए करुण रस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हमको हास्य रस की परिभाषा देनी है, तो हम क्या करेंगे? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमने बताया था
हास, ठीक है। तो अब उसको हमको करना है तो कैसे करेंगे, तो हम यही लिखेंगे सहृदय के हृदय में जब, अब अस्थाई भाव क्या होता है हास्य का, हास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक की जगह हास हो जाएगा। हास नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के, यहाँ पर भाव लिख लेंगे, भाव के, ठीक है, संयोग से चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो अब जब यहाँ हास्य स्थाई भाव हो तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है बच्चों। यही मैं पहले भी बता रहा था कि इसी तरीके से हम जो है रस के अंगों के आधार पर परिभाषाओं का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार आपको इतना केवल याद करना पड़ेगा, उसके बाद तो रस एकदम आराम से आपका जो है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इसके बाद उदाहरण की, ठीक है। उदाहरण के बारे में हम बता ही चुके हैं पहले भी कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप उदाहरण जानते हो, आसान सरल से सरल, जिसको आप अच्छी तरीके से स्पष्ट कर पाएं वही उदाहरण लीजिए। बात समझ में आ रही है, कोई उसमें क्लिष्टता मत रखिए, ऐसा उदाहरण मत ले लीजिए कि उसको आप स्पष्ट ही ना कर पाएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ उदाहरण मैं लेता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है करुण रस का, बहुत ही चिरपरिचित है, सभी लोग लगभग उससे परिचित होंगे। जब राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार को तीर लग जाता है तो उसकी मृत्यु का समाचार लेकर राजा दशरथ उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। तो उस समय की परिस्थितियों को इस रचना में लिपिबद्ध किया गया है, आइए देखते हैं। उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। अंधी आज बना कर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। और ये चूंकि जगदीश ईश्वर से प्रश्न किया जा रहा है उसके द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ये ईश्वर से वह अपना प्रलाप कर रही है। बात समझ में आई? प्रसंग कहाँ का है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आइए अब इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक प्रभावी नहीं रहेगा, हमारा जो विषय है वो प्रभावी नहीं रहेगा। और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ बोर्ड के हिसाब से कि किस तरीके से आपको यूपी बोर्ड में आप अपने विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तब ही आपको प्रतिपुष्टि के रूप में अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको, ये तो साधारणतया सभी लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको अपने लेख को प्रभावी करना है तो इसका स्पष्टीकरण अवश्य देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में हम देखते हैं, स्पष्टीकरण ये अभी तक हो गया होगा, इसको देखिए। स्पष्टीकरण ऐसे इसी के नीचे क्रम में जाएंगे, स्पष्टीकरण,
और स्पष्टीकरण लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि वही हमने बताया था, वही विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं, अंगों के आधार पर ही स्पष्टीकरण भी देना है। तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले हम अंग क्या होता है, स्थायी भाव। तो हम देखेंगे उदाहरण में स्थायी भाव क्या है। तो उदाहरण में स्थायी भाव क्या है भाई, वो तो करुण है, तो करुण रस है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शोक। ठीक है बच्चों। उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा विभाव है, दूसरा अंग विभाव है। विभाव में दो चीजें हमने बताई थी, एक बताया था आलंबन और एक बताया था उद्दीपन। विभाव में दो चीजें बताई थी, एक आलंबन बताया था और दूसरा बताया था हमने उद्दीपन। ठीक है। तो आलंबन क्या बताया था, वह विषय वस्तु, आलंबन वह विषय वस्तु होती है जिसके माध्यम से यह शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो विषय वस्तु क्या है, श्रवण कुमार की मृत्यु की सूचना ना। तो इसमें विभाव में हम देखेंगे आलंबन, यहीं पर डाल लेंगे, क्या है आलंबन। ठीक है बच्चों। आलंबन क्या है, श्रवण, ऐसे ही श्रवण लिख दे, श्रवण की मृत्यु की सूचना। ठीक है बच्चों। आलंबन क्या है, श्रवण कुमार की मृत्यु की सूचना। और इसमें दूसरी चीज क्या है, उद्दीपन। तो उद्दीपन बच्चों क्या है, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन मतलब जो चीज हम जो है आश्रय को उद्दीप्त कर रही हो। तो उद्दीपन क्या है, वहां पर राजा दशरथ की उपस्थिति, राजा दशरथ की उपस्थिति जो है वो क्या है, वो उद्दीपन का काम कर रही है। ये तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया। अब क्या आता है, अनुभाव। ठीक है। स्पष्टीकरण में अगला चरण है अनुभाव का। तो अनुभाव क्या है, अनुभाव जो आश्रय कर रहा है वही अनुभाव है। बात समझ में आई। तो जैसे श्रवण कुमार की माता जब वह यह सूचना सुनती हैं तो जो प्रलाप करती हैं, जो विलाप करती हैं, प्रलाप जो करती हैं, ठीक है, जो उनके अंदर विषाद उत्पन्न होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अनुभाव है। फंसा जो है शीश अपना पटकना, ठीक है, शीश को पटकना, ठीक है, ये सब क्या है, शीश को पटकना, ये सब क्या है, ये सब अनुभाव है। बात समझ में आई। और सबसे आखिरी आपका जो है संचारी भाव होता है, संचारी भाव। तो ये संचारी भाव क्या होता है, इस संचारी भाव हमने बताया था कि वेग जो बहुत मतलब कि बहुत क्षणिक होते हैं, आते जाते रहते हैं। ये भाव बड़े देर तक नहीं रहते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। ठीक है। तो संचारी भाव में यही विलाप करना आपका जो है मन में आता रहता है, विलाप किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो ये सब आपके संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। आज पूरा रस की परिभाषा से लेकर स्पष्टीकरण तक आपको बता दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप यूपी बोर्ड की कॉपी में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने लेख को प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा इस विषय वस्तु में। ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।